दर्शकबिन नमस्कार। एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्तामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध देशको अस्तित्वकै दृष्टिकोणले पनि पुरानो सम्बन्ध होइन। यो सम्बन्ध राम र सीता जनकको पालादेखि 3000 वर्षदेखिको सम्बन्ध रहेको छ र नेपाल र भारत बीच खुला सिमानाका कारणले पनि विशिष्टकृत सम्बन्ध रहेको छ। भारतीय पक्षले अथवा धेरै जानकारहरूले यसलाई रोटी र बेटीको सम्बन्धका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। विशेष गरी सांस्कृतिक सामञ्जस्यता र सामाजिक रूपमा अन्तर्घुलन भएका कारणले पनि नेपालको 4 वटा सिमानामध्ये 1800 किलोमिटर सिमाना भारतसँग जोडिनु, भारतका 5 वटा राज्यसँग नेपाल जोडिनु र नेपाल र भारत बीचको खुला सिमाना हुनुका कारणले पनि यसको अनुन्यासकृत सम्बन्ध प्रष्टिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल भारत सम्बन्ध, विशेष गरी नेपालको संविधान जारी भइसके पछाडि भारतले त्यो संविधानलाई खुलेर प्रशंसा नगरेको भनेर विज्ञप्ति मार्फत नै पनि प्रस्तुत हुनु र विशेष गरी तराई मधेसमा जारी आन्दोलनमा काहीँ न काहीँ भारत जोडिनु। त्यति मात्रै होइन, तराई मधेसको आन्दोलनलाई कतिपयले त भारतसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा पनि तराई मधेसको आन्दोलन त कारण हो नै, भारत पनि यसको कारण हो भन्ने टिका टिप्पणीका बिचमा हामी यी तमाम विषय र यी समस्याका बिचमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे। मामी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? जी। यहाँलाई तिहारको शुभकामना। जी, और आपको, आपके दर्शकों को तिहार और छठ और लोसार की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। यो दशहरा दसैँ मनायौँ, हामीले तिहार पनि मनाइरहेका छौँ, तर नेपाली समाज जुन सङ्कटबाट अहिले गुज्रिरहेको छ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ चाडबाडको बिचमा यो समस्या? जी, हमें भी एहसास है कि काफ़ी ये डिफ़िकल्ट समय से गुज़र रहा है नेपाल, और पूरी नेपाल की जनता भी पीड़ित है। और आप जानते ही हैं कि यहाँ भी जब दिक्कत होती है, पीड़ा होती है, तो उसका असर भारत में भी पड़ता है। और हम तो यही समझते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए और निकाला जाएगा, जिससे जो भी कठिनाइयां हैं ये सब दूर होंगी। तपाईँको बुझाइ भन्ने बित्तिकै राजदूतावास र राजदूत भनेकै त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। भारतको बुझाइमा नेपालको समस्या के हो? नेपालमा अहिले भएको यो सङ्कटको कारण के हो? देखिए, हमारे विचार में जो नेपाल का संविधान था वो एक यहाँ की लोगों की अपेक्षा थी, आकांक्षाएं थी। सबको लगता था कि ये जो संविधान आएगा, जो 60-70 साल से नेपाल के लोग चाह रहे थे, कि इसमें हर व्यक्ति की, हर समुदाय की बात रखी जाएगी। और हमारा भी यही पूरा विश्वास था कि ऐसा समाधान आएगा जिसमें सबको लगे कि हमारे पुष्प की भी इसमें सुगंध है। इसीलिए भारत की तरफ से जो एक फ्रेंडली एडवाइस था वो यही था कि सबको साथ लेके चलें इस संविधान के निर्माण में और संविधान के होल प्रोसेस में। और इसी का हम समर्थन कर रहे थे। अल्टीमेटली संविधान आया, पर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि संविधान में उनकी बात नहीं रखी गई है, और क्योंकि उनको ऐसा लगा कि संविधान में हमारी बात नहीं रखी गई है, इसीलिए कुछ दिक्कतें आईं, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो अभी भी हमारी सोच एक ही है कि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बातचीत कर उनका समाधान किया जाए। और जो कठिनाइयां हैं लोगों को अभी आज की तारीख में संविधान को लेके, उन कठिनाइयों को एड्रेस किया जाए। और ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और सबसे अच्छा तरीका होगा कि इनको बातचीत करके ही सेटल किया जाए। और हमें खुशी है कि सरकार की तरफ से एक निगोशिएटिंग टीम बनी है और वार्ता भी चल रही है। और ये भी आया है कि अब शीर्ष नेता के लेवल पर भी वार्ता होगी। तो हमें तो पूरा आश्वासन है कि ये वार्ता, इस वार्ता में से कुछ अच्छा एक सल्यूशन निकलेगा जो सब लोगों को मान्य होगा, और जिससे जो अभी की परिस्थिति में जो दिक्कतें और संकट आया है वो हट जाएगा।
यो समस्याको एउटा मात्रै पाटो छैन। यो समस्या आर्थिक रूपमा समस्या होला अथवा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहँदा यो मानवाधिकारको पनि समस्या होला। केटाकेटीले विद्यालय जान नपाइरहेको अथवा गृहिणीले अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न बजार जान नसकेको, बिरामीहरू अस्पताल जान नसकेको, यो समस्या पछाडि तपाईँले कहीँ न कहीँ राजनीतिक कारण देख्नुहुन्छ। त्यसो भए यो परिणाम आउनुका पछाडि जी, हमें लगता है कि समस्या जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर है, और क्योंकि इन इश्यूज में इनका समाधान नहीं हुआ है, इसीलिए इस तरह का आंदोलन चल रहा है। और उस आंदोलन के चलते हुए जो आपूर्ति की समस्या आई है, या जो आपने कहा कि दुकानें बंद हैं, गृहिणियों को दिक्कत हो रही है, स्कूल बंद हैं, तो वो हमें जो लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इश्यूज को के नहीं एड्रेस होने से ये समस्या उत्पन्न होकर आई है। और जैसे ही इन इश्यूज का सल्यूशन आएगा, समाधान होगा, तो जो ये समस्या आई है वो उसका भी समाधान होगा। नेपाल र भारतको सम्बन्धको विशिष्ट आयाम यो सुगौली सन्धिदेखिकै चर्चा गर्ने हो भने त त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको डिल थियो। त्यसैले 1950 को सन्धि यताको कुरा गरौँ। 1950 को सन्धि हुनु र त्यस पछाडिको दिल्ली सम्झौता पनि कहीँ न कहीँ राणाको, राजाको र तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस बीचको समन्वय भारतकै इनिसिएसनमा भएको थियो। र 2017 साल पुष 1 गतेको तत्कालीन राजा महेन्द्रको कुलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा यहाँहरूको प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको समर्थन नभए पनि विरोध थिएन भनेर भन्छन्। त्यो भन्छन् मात्रै होइन, रमेशनाथ पाण्डेजीको एउटा कुटनीति र राजनीति भन्ने पछिल्लो पुस्तकमा पनि उहाँले त्यसमा त्यो सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। ऋषिकेश शाहजीले पनि इतिहास लेख्दाखेरि त्यो विषय उठाउनु भएको छ। महेशचन्द्र रेग्मीजीले पनि त्यो विषयलाई पुष्टि गर्नु भएको छ। त्यसै गरी 36 सालको आन्दोलन चल्नु, विशेष गरी जनमत सङ्ग्रहसम्म आइपुग्नुलाई त्यति बेलाको कारण चाहिँ विशेष गरी जुल्फिकर अली भुट्टोलाई आत्महत्या, उनलाई झुन्ड्याएर हत्या गरिएको प्रकरणबाट सुरु भए पनि त्यो कहीँ न कहीँ भारत त्यसमा संलग्न थियो भनिन्छ। त्यस पछाडि 46 सालको 1990s को नेपालको परिवर्तनमा पनि तपाईँहरूकै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थिएन त्यति बेला। चन्द्रशेखरजी आएर भारतको नेपाली कङ्ग्रेसको सम्मेलनमा चाक्सीबारीमा सम्मेलन गरिसके पछाडि आन्दोलनको आवा उठ्यो। 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडिको 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट पनि नयाँ दिल्लीमै गएर गरिएको थियो। त्यसैले यी सबै सन्दर्भमा भारत जोडिएका कारणले आज पनि भारतले आफ्नो स्पेस खोजेको हो कि यहाँ, त्यो भन्छन् नि मान्छेहरू। मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी कोई स्पेस खोज रहा है। भारत नेपाल संबंध तो बहुत प्राचीन, जैसे आपने कहा, यसै स्पेस मिल्नुपर्छ, खोजिरहनु पर्दैन भन्नुभयो। नहीं, स्पेस की बात नहीं है। देखिए, हमारी जो रिश्ते हैं वो, जैसे आपने कहा, एक बहुत यूनिक तरह के रिश्ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो फंडामेंटल हमारी रिलेशनशिप है उसको कोई भी चेंज कर सकता है या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। टाइम टू टाइम दिक्कतें भी आती हैं और उन दिक्कतों का समाधान भी होता है। जहाँ तक भारत का हिस्टोरिकल यहाँ पर्सपेक्टिव रहा है, भारत ने जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। प्रो डेमोक्रेटिक चेंज जो यहाँ के नेपाल के लोगों के एस्पिरेशंस थे उसको समर्थन किया है। और इसीलिए आपने ये 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का जिक्र किया, तो भारत तो उस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा था जो एक नेपाल की प्रोसेस थी, और उसका कल्मिनेशन था कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पूरा प्रोसेस था इलेक्शन का, चाहे सेकेंड सीए के इलेक्शन में आपको याद होगा भारत ने बहुत समर्थन। यसैले भनेको त्यो 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट्सले नगरे पनि त्यस पछाडि विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत नेपालले अझ त्यस पछाडि अन्तरिम संविधान आइसके पछाडिको अवस्थामा नेपालका 3वटा चेन्जेस, फन्डामेन्टल्ली 3वटा चेन्जेसमा पनि भारत कहीँ न कहीँ उसको समर्थन भएको भनेर भनिन्छ। एउटा त सेकुलरिजम, अर्को फेडरलिजम र तेस्रो मोनार्कलाई हटाएर रिपब्लिकमा जाने कुरा। ती 3टा कुरा त यो संविधानले संशोधन र सम्बोधन गरेकै छ। त्यति हुँदा पनि भारतले किन यो संविधानलाई खुलेर समर्थन गरेन? आप इसको भारत का व्यू समझ नहीं रहे हैं। भारत का कभी ये व्यू नहीं रहा है कि नेपाल में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। भारत का व्यू हमेशा ये रहा है, भारत का ऑब्जेक्टिव नेपाल में क्या है कि यहाँ पे शांति और स्थायित्व आए,
वो नेपाल के हित में है और भारत के हित में है। तो हम लोगों का हमेशा ये व्यू रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसका समाधान बातचीत करके निकालें। अभी आपको याद होगा इतनी बड़ी इंसर्जेंसी हुई, 10 साल तक इंसर्जेंसी, इतने लोग हताहत हुए, इतने कितनी दिक्कत और कठिनाई आई थी। तो उसका सोल्यूशन भी 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के तहत निगोसिएशन और पीसफुली निकाला गया। तपाईँहरूकै प्रोफेसरले एसटी मुनिले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ नेपाल इन ट्रान्जेक्सन्स भनेमा। त्यहाँ उहाँले खुलस्त रूपमा भन्नुभएको छ पछिल्लो समय चाहिँ त्यो 10 वर्ष तपाईँले सशस्त्र युद्धको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि भारत प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई अनुकूरण यही भएको थियो र त्यसको पुष्पन र पल्लवन त्यसलाई बढोत्तरी गर्नलाई भारतको भूमिका रह्यो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसलाई फेरि नेपाली राजनीतिज्ञले पनि खण्डन गरेका छैनन् र भारतीय पक्षले पनि खण्डन गरेको छैन। नहीं, क्या लिखा है उन्होंने? उहाँले विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा 8 वर्षसम्म त्यसका प्रमुख नेताहरू भारतमा बसे र एक प्रकारले सदाशयता थियो सशस्त्र द्वन्द्वलाई। देखिए, हम यहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट करके भारत का कैसे हित होगा? अगर नेपाल में अस्थिरता होगी तो उसमें भारत का कैसे हित होगा? अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी होगी तो यहाँ थर्ड फोर्सेस, इनिमिकल फोर्सेस आ सकते हैं। नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं होगा, भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो इसमें ज़रा रत्ती भर भी इसमें सहमत नहीं हूँ कि किसी भी प्रकार से भारत इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा था या इस तरह के तत्वों को सपोर्ट कर रहा था। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक हमारी खुली सीमा है और खुली सीमा के बहुत एडवांटेजेस हैं, पर कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। खुली सीमा को मिसयूज़ भी किया जाता है, चाहे स्मगलिंग के लिए है, चाहे टेररिज्म के लिए है, चाहे अनेक प्रकार की चीज़ों के लिए है, तो मिसयूज़ भी होता है। तो हमारा एफर्ट ये होता है कि उसका मिसयूज़ को मिनिमाइज़ करें और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको बढ़ाएं। तो इसी तरह खुले सीमा जब होती है तो उसका लोग एडवांटेज उठाते हैं। तो जैसे माओवादी ने भी उसका एडवांटेज उठाया या और लोगों ने भी उसके एडवांटेज उठाए, क्रिमिनल्स भी उसके। हुन त अब यो विषय आज त्यति सान्दर्भिक छैन होला, तर त्यसको त गहिरिएर हेर्दा हुन त त्यति बेला तपाईँ एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो दूतावासमा र भारतको विदेश मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, तर जुन जुन नेताहरू पक्राउ परे माओवादी आन्दोलनका क्रममा, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, उपेन्द्र यादव पनि त्यति बेला माओवादीमै थिए, उनी पनि पक्राउ परे। तर फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले पनि पक्राउ परेनन्, उनीहरूलाई संरक्षण नै भयो भनेर भनिन्छ। ये देखिए, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह प्रॉब्लम का समाधान हो। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत क्यों ये करेगा, भारत नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी क्यों सपोर्ट करेगा, उससे भारत को क्या फ़ायदा है, इसका कोई मुझे जवाब नहीं देता। सब यहाँ कहते हैं हाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इशू इस पे आप फोकस करें कि प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा। एक दफ़े अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है समाधान का, तो उस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके मुझे नहीं लगता कि भारत का हित है या नेपाल का हित है। तो ये आप अपने दिमाग से बात हटा दें कि भारत ऐसा कुछ करना चाहेगा जिससे नेपाल में इंस्टेबिलिटी हो। अनि त्यसो त अब माओइस्ट इन्सर्जेन्सी अथवा त्यो किसिमको इन्सर्जेन्सीको प्रत्यक्ष प्रभाव त भारतमा पनि छ। त्यसैले उसले नेपालमा अथवा अरू छिमेकीमा त्यसलाई बढुवा दिँदाखेरि उसलाई यसै पनि घाटा हुन्छ नि। 29 वटा राज्यमध्ये 16-17 वटा राज्यमा काहीँ न काहीँ माओवादको आतंक छ। त्यस पछाडि तपाईँको करिब करिब सबै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको छिटपुट प्रभाव छ। अनि यहाँनेरि बढ्यो भने त त्यसको प्रभाव पनि हुने नै भयो। त्यसैले त्यो त त्यही कारणले पनि खण्डन हुन्छ। अब आजको यो समस्यामा तराई मधेसमा अथवा त्यसको असन्तुष्टिको तपाईँलाई कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? देखिए, ये तो इंटरनल इशू है नेपाल का। तो पर जहाँ तक हमें इसका जो लगता है कि कुछ समुदायों को लगता है कि उनकी जो मांग है या उन्होंने जो आंदोलन किए थे पहले, जिनके समझौते हुए थे, उनमें जो कुछ बातें आई थीं जो उस वक्त स्वीकार की गई थी, आज के संदर्भ में उन पे कार्यान्वयन नहीं किया गया है। तो ये एक इशू जो है, मुझे लगता है ये इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। अब क्या क्या डिटेल्ड इश्यूज हैं, मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँ मार्फत पनि, किनभने तपाईँ
को आधिकारिक धारणा भनेको भारतको धारणा हो र जुनसुकै मुद्दालाई नेपालमा फेरि एक थरी यस्ता मान्छे छन् तराई मधेसमा भएको सबै समस्या भारतका कारणले भएको हो र यो नाकाबन्दी पनि पुरापुर भारतका कारणले हो भन्ने ठान्ने मान्छे पनि छन्। यदि भारतले चाहने हो भने यसलाई हटाउन नसक्ने कुरो त छैन होला शक्ति प्रयोग गरेर बल प्रयोग गरेर, तर छिमेकमा अथवा खुल्ला सिमाना भएको र तपाईँले भने जस्तै रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको ठाउँमा त्यो किसिमको आजका दिनमा आपूर्ति सहज बनाउन बल प्रयोग गर्दा त्यसले फेरि लङ टर्ममा के असर गर्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नु पर्ला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अब इन पॉलिटिकल इश्यूज़ को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? आपके पास 3 विकल्प हैं। एक तो ये है कि कुछ भी मत करें और आप ये सोचें कि ठीक है 4, 6, 8 महीने चलेगा, लोग थक जाएंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। एक तो ये विकल्प है। दूसरा ये विकल्प है कि आप लोग कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब तुरंत इसको हटाना है और फोर्स यूज़ करें हटाने के लिए। और तीसरा विकल्प है कि बातचीत करके समझौता करें। तो मुझे लगता है कि तीसरा विकल्प जो है, हमें लगता है, भारत को लगता है कि तीसरा विकल्प जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इश्यूज जो हैं देखिए उनका समाधान करना ज़रूरी है। अगर समाधान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी आगे जाके। तो आज की तारीख में जो समाधान हो सकता है वो 6 महीने बाद और मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि पोजीशंस और हार्डलाइन हो जाती हैं और रिजिड हो जाती हैं। तो हमें तो यही लगता है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ का एक ही विकल्प है, वो है निगोशिएशन और बातचीत करके रिजॉल्व करना। जो भी इश्यूज़ हों, आप समझते हैं कि इश्यूज़ नहीं हैं या जेन्युइन नहीं हैं या केवल परसेप्शंस हैं, पर जो भी बात है उसको मिल बैठकर ही रिजॉल्व करना है, वो ही बेस्ट होगा। यहाँले यसै पनि भन्नुभयो र जुनसुकै समस्या जतिसुकै ठुलो, किनभने माओवादी समस्या पनि संवादबाटै टुङ्गिया हो र अहिले पनि 2वटा विधेयक त एमेन्डमेन्टका लागि गएका पनि छन् अघिल्लो सरकारका पाली, त्यो अगाडि बढ्यो भने पनि यो सल्भ हुन सक्छ उसो भए? नहीं, मुझे लगता है कि वार्ता बहुत सकारात्मक हो रही है और हम तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। हालांकि जो ये बीरगंज में अभी घटना हुई उससे थोड़ा सा दिक्कत आई है। यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु हो। त्यसलाई फेरि धेरै मान्छेले के भन्छन् भने यो तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा कहीँ न कहीँ भारतको अथवा भारतीय जनताको अथवा भारतको कुनै एउटा पक्षको संलग्नता छ भन्ने त्यसको पुष्टि हो, किनभने त्यहाँ भारतीय नागरिक आन्दोलनका क्रममा मारिए भन्छन् नि। नहीं देखिए, आप तो तराई तो गए होंगे, मैं तो जा चुका हूँ। मैं भी तराई का लोग हूँ। हाँ, तो आप तो समझते हैं कि किस तरह का संबंध है। अब कोई व्यक्ति आता है, अपनी बहन के घर जाता है, अपने मौसी के घर जाता है, उनका तो इस तरह का रिश्ता है ना, केवल तराई में नहीं, काठमांडू के साथ भी यही रिश्ता है हमारा, सुदूर पश्चिम में भी और पूरब में भी, सबके साथ यही रिश्ता है। तो इस तरह का रिश्ता है। पर यह कहना कि क्योंकि ये आदमी आया था इसमें भारत का सहयोग है आंदोलन का, मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। भारत को कुनै पक्षको अथवा कुनै समूहको नहीं। और एक तो बात देखिए ना, ये एक बेचारा इनोसेंट लड़का था 19 साल का, पीछे से उसके सिर में गोली लगी है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और कहना कि क्योंकि इसको गोली लगी है इसीलिए ये आंदोलन की सहायता कर रहा था, इसको तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। हमने तो बल्कि नेपाल सरकार से फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है कि इस पे आप इंक्वायरी करके हमें बताएं कि हुआ क्या, क्योंकि हम लोगों को बहुत रोष हुआ है इस इंसिडेंट से। तो ये जो कहना कि ये आंदोलन जो है उसको भारत का समर्थन है, पक्ष का समर्थन है, देखिए ओपन बॉर्डर है, क्लोज रिलेशनशिप है। अब कोई उधर जाता है, उनको वहाँ कोई खाना खिला देता है, तो उसको तो आप भारत का समर्थन है आंदोलन। मैले यही पक्ष पनि भन्न खोजे, जस्तो नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक र सामाजिक रूपमा धेरै पुरानो सम्बन्ध भए पनि यी दुईटा स्वतन्त्र देश त हुन् नि। स्वतन्त्र देश भए पछाडि तिनीहरू दुईटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य पनि हुन्। उनीहरू बीचमा भएको नोमेन्स ल्यान्डको पनि अर्थ हुन्छ होला र नोमेन्स ल्यान्डमा प्रदर्शन गर्ने त्यो नेपाली पक्षलाई पनि प्रदर्शन गर्न दिनु हुँदैन, भारतीय पक्षलाई पनि दिनु हुँदैन, त्यो त खुल्ला राख्नु पर्यो नि। र यहाँले आफै पनि भन्नुभयो त्यो भारतले अथवा सरकारले, त्यहाँको स्टेट गभर्मेन्टले भन्न खोजे होइन, कुनै व्यापारीले आन्दोलनलाई लगातार हजारौँ मान्छेहरूलाई भोज खुवाउँछ भने त्यो त फेरि त्यसलाई पनि त ठीक भन्नु भएन होला नि त। देखिए, जो मुझे पुराने लोग यहाँ के हैं वो बताते हैं कि पहले भी ऐसे ही होता था। जब आपके पंचायत काल में भी आंदोलन चल रहे थे, मैंने सुना है कि उसी परिवार के लोग तब भी इस तरह का खाना पीना खिलाते थे, तो कोई नई बात नहीं है।
तर पनि गलत कुरा छ भने त पुरानो भए पनि नयाँ भए पनि गलत त गलत नै हो नि। नहीं, देखिए, इसको मैं इतना सिग्निफिकेंस नहीं देता हूँ। और आप कह रहे हैं कि नो मैन्स लैंड में लोग बैठे हैं, हाँ, तो नेचुरली ये तो बड़ा अनयूजुअल स्टेप लिया है नो मैन्स लैंड में बैठने का। पर इसको नो मैन्स लैंड को क्लियर कैसे करेंगे? मैंने आपको 3 विकल्प बताए। तो हमें जो लगता है कि एक ही जो विकल्प है वो है कि बातचीत करके समाधान करें इशू का। जितना जल्द से जल्द ये बातचीत करेंगे आप और समाधान होगा तो इमीडिएटली जो बॉर्डर पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से आपूर्ति में कमी आई है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो और हमें ये भी लगता है कि सल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है और जो वार्ता सकारात्मक हो रही है उसी को आगे बढ़ाया जाए तो हमें तो लगता है कि शीघ्र ही इस पे एक समझौता हो जाना चाहिए। समस्या आजका दिनमा आपूर्ति सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै पनि होइन, दीर्घकालीन रूपमा यी दुईटा राष्ट्रहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्व स्वीकार गरेर र उता राम्रो हुँदा यता पनि राम्रो हुन्छ, यता राम्रो हुँदा उता राम्रो पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर पनि कतिपयले भन्ने गरेको एउटा कडा र तीखो टिप्पणी के भन्छन् भने संविधान सभाको निर्वाचन किन भयो र त्यसबाट जितेर आउने सङ्ख्या चाहिँ त्यो सङ्ख्या हो कि होइन? किनभने डेमोक्रेसीमा नम्बर पनि त प्रिभिल गर्ला। 90%ले जितेर आउने, किनभने त्यो तराई मधेसमा भएको असन्तुष्टि त पुरै कम्युनिटीको त असन्तुष्टि होइन नि। किनभने तपाईँले त्यसको नम्बर्स पनि क्लोजली अब्जर्भ गर्नुभयो होला। विशेष गरी तराई र मधेसको त्यो 22वटा जिल्लामा 116वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। 116वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तिनै निर्वाचन क्षेत्रबाट कङ्ग्रेसले 53वटा सिट जितेको छ, जो मधेसी कम्युनिटीकै मान्छेहरू छन् बहुसङ्ख्यक। एमाले 37वटा 37 स्टेट त्यहाँको रिजन जित्या छ, त्यहाँ पनि तराई मधेसकै कम्युनिटीका छन्। माओवादीले 12वटा सिट जित्या छ, त्यो पनि त्यही कम्युनिटीका छन्। तर जसले आन्दोलन गरिरहेको छ उनीहरूले जम्मा 11 सिट जितेका छन्। त्यसैले अब रिप्रेजेन्टेसन केलाई मान्ने पनि भन्छन् नि फेरि। देखिए, आप जो कह रहे हैं टेक्निकली और लीगली सही है, पर हम लोग तब भी यही कह रहे थे कि ठीक है नंबर्स हैं, पर नंबर्स के ही आधार पर अगर जाएंगे तो समस्या का समाधान शायद ना हो पाए। तो ये कोई नहीं कह रहा है कि जो लीगल प्रोसेस और टेक्निकल प्रोसेस है उसमें कोई कमी है या कोई गलत है, ये कोई नहीं कह रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज थे उनको एड्रेस जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि 11 ही सीट हैं या 12 सीट हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन क्यों हो रहा है? और मुझे नहीं लगता कि ये केवल मुझे जो लगता है कि इसमें जनता आंदोलित हो गई है। तराई में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि ये लीडर ड्रिवन आंदोलन है। अब मुझे लग रहा है कि जो भी कारण है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो आंदोलित है। और ये केवल मधेसी मूल के लोग नहीं हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं सभी आंदोलित हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है, कोई बिना वजह से तो आंदोलन होगा नहीं। अगर समस्या नहीं है तो क्यों आंदोलन कोई करेगा? तो समस्या है, उसका समाधान निकाल्नु। तपाईले बडा सही प्रश्न उठाउनु हो, किनभने त्यो तराई मधेस भन्ने ठाउँमा त बहुसंख्यक त अहिले पनि पहाडी मुलकै बढी छन्। किनभने तराई मधेसमै पनि 20% मधेसी छन्, 18% थारूहरू छन् र बाँकी त पहाडी मुलकै छन्, तर पनि त्यहाँ आन्दोलन जारी छ। त्यसो भए यसको अल्टिमेट सोल्युसन भनेको संवाद बाहेक अरू विकल्प छैन। बिल्कुल, हमें तो यही लगता है। और हमें ये भी लगता है कि इसका सल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि सारे जो लीडर्स हैं सब चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो, और सब लोगों ने ये इंडिकेट किया है कि वो लोग फ्लेक्सिबल हैं। तो मुझे लगता है कि सीरियसली अब सबका कमिटमेंट है कि इसका एक पॉलिटिकल विकल्प निकालना बहुत ज़रूरी है। समाधान खोज रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि शीघ्र ही इसका समाधान आएगा। र त्यो नेपाली पक्षले गर्ला ढिलो चाँडो, र समाधान गर्नै नै छ भने दसैँमा किन गरिएन, तिहारमा किन गरिएन, छठ पछाडि किन गरियो, अथवा गर्न खोजिँदैछ, त्यो प्रेसर नपुगेर हो अथवा किन? नहीं, देखिए, देश की अवस्था तो बहुत नाजुक है इस वक्त। तो इस तरह की अवस्था ज़्यादा लंबानी तो नहीं चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि सारे साइड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार या ऑपोजिशन या मधेश के लीडर्स और जनता, सब लोग पीड़ित हैं। पूरा कंट्री में काफ़ी पीड़ा है, बहुत दिक्कतें हैं। तो सब लोग चाह रहे हैं कि इसका एक
निकास जल्द से जल्द निकले, और हमें पूरा विश्वास है कि ये निकलेगा। मामा, भारतको चाहिँ नेपालसँग स्वार्थ के? नेपालमा के भयो भने राम्रो, अथवा नेपालबाट अपेक्षा के? एक ही स्वार्थ है भारत का, और वो ये है कि यहाँ पे स्थायित्व और शांति आए। भारत का पूरा फोकस आज की तारीख में विकास पर है, और भारत अपना विकास नहीं कर पाएगा अगर उसके नेबरिंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो भारत का केवल एक ही स्वार्थ है कि यहाँ पे पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट हो। उसमें नेपाल का हित है और भारत का हित है, और हम चाहते हैं कि हम लोग जॉइंटली इस विकास की जो हमारा गोल है इसको अचीव करने में लगें। तपाईले जोइन्टली लाग्ने भन्नुभयो नि, दुईटा देश मिलेर। यसलाई म दुई तीनवटा कडीसँग जोडौँ। एउटा त यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा पानी र जवानी कहिल्यै पहाडमा अडिन सक्दैन, त्यो तलै जानुपर्छ, तर त्यो किन्ने हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हाँसोको फोर्रा पनि छुट्याएको थियो। त्यस पछाडि यो भएका पूर्वाधारहरूलाई, यो रिसोर्सेसहरूलाई शान्ति र स्थिरता भइसके पछाडि विकासमा लगानी गर्ने भनिरहँदा कतिपय जलस्रोत हुन त अब तिब्बतबाट बगेर आउला, तर त्यो कहाँनेरि त्यसलाई बाँधियो भने त्यो विद्युतलाई पनि काम दिन्छ, इरिगेसनलाई पनि काम दिन्छ, र सँगसँगै ड्रिङ्किङ वाटरलाई पनि काम दिन्छ। र त्यस्ता ठुला ठुला नदी प्रवाह नेपालमा तीनटा छन्। एउटा कर्णाली, चिसापानी, दोस्रो गण्डकी र तेस्रो कोशी। विशेष गरी अहिलेको भारतको कन्सर्न चाहिँ विशेष गरी कोशी उच्च बाँधमा र कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधमा छ भनिन्छ, होइन? यहाँहरूकै एक्सपोर्टहरूले र जलस्रोतको हाई कमिसनहरूले 2025 सम्ममा चाहिँ यो जल उत्पादनलाई नेपालसँग नेगोसिएसन गरेर यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यो कतै कतै आजको यो तराई मधेसको आन्दोलन र त्यहाँ भारतको अडानसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन? नहीं, कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। देखिए, जल स्रोत में कोऑपरेशन तो हम 60 साल से कर रहे हैं, अभी तक क्या अचीव किया है? 60 साल मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि 1920 देखि 19 तो क्या अचीव किया है? तो देखिए, तो जल स्रोत में तो देखिए, हम लोग जिस चीज में नेपाल कंफर्टेबल फील करेगा, जिस रफ्तार से नेपाल आगे बढ़ना चाहता है, उसी रफ्तार से हम जाएंगे। अभी हाल में जल स्रोत के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए हैं, चाहे पंचेश्वर है या जो हमारी कंपनीज के साथ है, अपर कर्णाली है। But it had been more than 20 years, but the work have not... वही तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि भारत को इसमें बहुत चाहना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के अकेले चाहना से कुछ नहीं होगा। ये तो जब दोनों देशों को लगेगा कि हमें दोनों को चाहना है, दोनों का हित है इसमें, चाहे जल इलेक्ट्रिसिटी है या इरिगेशन है या फ्लड कंट्रोल जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, दोनों को इतना नुकसान होता है, ड्रिंकिंग वाटर है, जब दोनों कंट्रीज इसमें कमिटेड होंगी कि भाई हमें दोनों को फ़ायदा होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो हम लोग जिस रफ्तार से नेपाल इस एरिया में बढ़ना चाहता है, उसी रफ्तार से ये काम बढ़ेगा। समस्या त्यही भयो। तपाईहरूले खोजे अनुसारको रफ्तारमा नेपाल बढेन, अथवा नेपाली पक्षले बुझेन। किनभने त्यो टनकपुरकै तपाईँले परियोजना सम्झिनु भयो भने त्यति बेला जति बेला एग्रिमेन्ट भएको थियो, त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ यो ट्रिटी हो भनेर संसदमा आवाज उठ्यो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो, सुप्रिम कोर्टले। त्यसैले पनि अब यो केन्द्रबाट नेगोसिएसन गर्न यो पछिल्लो करिब 95 वर्ष भयो नेपाल र भारतको जलमा काम गर्न थाल्या, यसले त कुनै नतिजा दिएन। त्यसैले अब राम्ररी केन्द्रसँग डिल गरेर नहुने रहेछ, र अब एमेन्डमेन्टबाट, कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्टबाट यसको यस्तो सीमाङ्कन होस् जसका कारणले चाहिँ आफ्नो हातमाथि पार्न सकियोस् भनेर भारतले अहिले सपोर्ट गर्छ भन्छ। बहुत गलत फहमियां हैं, क्योंकि देखिए जो हाइड्रो पावर का सिस्टम होता है तो पहाड़ ही में डैम्स बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी स्टोर करना पड़ता है। आप प्लेन लैंड में तो पानी स्टोर नहीं कर सकते, जहाँ वैलीज हैं उन्हीं में आप पानी स्टोर कर सकते हो। तो जो भी डैम्स बनेंगे पहाड़ में बनेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आप जो सीमांकन का इशू इसमें कैसे जोड़ते हो। तो डैम्स जहाँ बनेंगे वो तो पहाड़ी इलाका होगा जहाँ पे डुबानी होगी, उसी बेसिस पे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट आप आगे कर सकते हो। तो प्लेन एरिया में तो आप डैम नहीं बना सकते ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो यहाँ पे एक मानसिकता है कि भारत ये पानी चाहता है या कोसी चाहता है, कर्णाली चाहता है, सब गलत है। इसमें तो ये असंभव है। प्रॉब्लम जो हमें जो चाहना त चाहने होला, तर नेपाली पक्षसँग नेगोसिएसन दुईटै पक्षलाई हित हुने गरी। हाँ बिल्कुल, कुछ भी आप
बिना दोनों पक्षों के हित के तो कर ही नहीं सकते। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि हर चीज में एक कोई भी जो भारत के साथ समझौता होने की बात होती है तो कहीं ना कहीं नेपाल में एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि पता नहीं इसमें कोई चाल तो नहीं है, हमें हमारे हित में कोई नुकसान तो नहीं है, भारत कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जिससे नेपाल का नुकसान हो जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे 60 साल में जल स्रोत एक इतना इमोशनल इशू बन गया है और इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता से, स्वाधीनता से, इन सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया गया है। हालांकि है ये सिंपल सी चीज़, आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज नेपाल में क्या है? नेपाल को अगर विकास करना है तो कैसे करेगा? उसमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का एक मेजर विकल्प है। अगर आप हाइड्रो पावर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उससे नेपाल का तो नुकसान होगा ही होगा। भारत को ठीक है बिजली नहीं मिलेगी, पर नेपाल का भी बड़ा मेजर नुकसान है। तो मुझे तो लगता है कि इसको बड़ा प्रैक्टिकली देखना चाहिए। इसमें आप इमोशनल और इस तरह की चीज़ें, नेशनलिज्म वगैरह की जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 60 साल से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यो डेभलपमेन्टको कुरालाई मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदाखेरि नेपाली पब्लिकको तपाईँले सेन्टिमेन्ट त्यति बेला बुझ्नु भएको थियो नि, त्यहाँ एउटा यस्तो अवस्था थियो, त्यहाँनिर त्यो पब्लिक पोल गर्ने हो भने पनि को बढी लोकप्रिय भन्यो भने नेपालमा नरेन्द्र मोदी पपुलर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको मोदी पपुलर, त्यति बेलाको भारतीय प्रधानमन्त्री पपुलर भएको बेलामा नेपालसँग नेगोसिएसन गर्न सजिलो कि यस्तो कन्फ्लिक्ट, यस्तो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बेला सजिलो? हाँ बिल्कुल मैम, अच्छा सेंटिमेंट होगा तभी निगोसिएशन करना आसान है। अगर सेंटिमेंट खराब होगा तो कोई निगोसिएशन का हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ। तर अब यो सिचुएसनका पछाडि भारत र नेपालको सम्बन्ध खाली खुला सिमानाको अथवा रोटी बेटीको मात्रै पनि होइन, अझ नेपाल र भारत विनिमय दर पनि स्थिर विनिमय दरको देश छ। नेपालबाट आउने रेमिटेन्सको आधाभन्दा बढी रकम डलर चाहिँ भारूमा साट्नु परिरहेछ सञ्चित नभएर। त्यसैले अब यो सम्बन्धको बहुआयामिक प्रभावहरू छन् र सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भन्नुहोस् अथवा तपाईँले एम्बुलेन्स भन्नुहोस्, भेहिकल्स भन्नुहोस्, आर्म्ड वेपन्स भन्नुहोस्, जेमा पनि भारतले यत्रो बढी सहयोग गरिरहेछ रोड्सको प्रोजेक्टदेखि लिएर, तर पनि सबभन्दा बढी फेरि एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमै छ। यो त इन्डियन पोलिसीकै फेलियर होइन त? वो ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब भारत ने इतना सपोर्ट किया है, अब देखिए इतना बड़ा भूकंप आया और भारत ने दिल खोल कर नेपाल का समर्थन किया। ऐसा लगा कि जैसे कि भारत ही में भूकंप आया है और भारत में भी आया, इसका असर पड़ा। और फिर भी यहाँ पे नारा ये लगा गो बैक इंडियन मीडिया। अगर आप उस टाइम का मीडिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि भारत आ गया यहाँ पे, भारत ने एयरपोर्ट ले लिया, भारत ने ये कर दिया, भारत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शेखर गुप्ताले पनि त्यो लेख्नु नहीं। तो इसका ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी तो इस पे विचार करें कि भारत के साथ किस तरह का आप संबंध चाहते हैं। क्योंकि आपके देश में मैंने ये देखा है कि जहाँ ये आजकल भी बहुत ये राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की बात आ रही है, जैसे कि कुछ इस पे लांछन लग रहा है। और कहाँ से लग रहा है? तो कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीयता के साथ ये भारत जुड़ जाता है किसी वजह से। तो मुझे लगता है कि देखिए ये इश्यूज जो हैं इस पे एक बड़ा फ्रैंक ऑनेस्ट पब्लिक डिबेट होना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल किस तरह का संबंध चाहता है जिससे नेपाल का भी फायदा हो और भारत का फायदा हो। आपने 1950 की ट्रीटी की बात की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी आप चाहते हो, आप ट्रीटी चाहते हो, नहीं चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप बताइए, भारत तैयार है इसको बातचीत करने के लिए। हमने एक मैकेनिज्म भी बना रखा है। कई साल, मुझे लगता है 10-20 साल हो गए हैं, कुछ आगे बढ़ा नहीं है। तो कभी कभी हमें लगता है कि इस तरह की बातें उठाई जाती हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, और फिर जब वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो उसके बाद वो बात फिर टल जाती है। फिर कभी कोई ऐसा मौका आता है, फिर बात उठाई जाती है। तो हमें लगता है कि देखिए अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि दोनों कंट्रीज मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, बहुत प्रगाढ़ संबंध हमारा है, 2/3 आपका ट्रेड भारत के साथ है, भारत की सबसे बड़ी लगानी है आपके देश में, और बहुत मित्रता है। भारत में नेपाल के लिए बहुत सौहार्द और मित्रतापूर्ण भाव है। तो ये होते हुए भी तब भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में इस तरह के खिटपिट होती रहती है।
तो इस पे मुझे लगता है कि खुले दिमाग से, शीतल दिमाग से, सिंसियरली दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। यसको सम्भवतः कारण के हुन सक्ला भने भारतले गर्दा गर्दै त्यसमा जस पनि खोज्ने र फेरि यहाँबाट भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि एक्सेस सजिलै हुने, भाषा पनि सजिलै बुझिने, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्ट त अरू कन्ट्रीले पनि गरिरहेछन्। नेपालमा इन्टरमेसन र एक्ट त इन्डियाभन्दा अरूको बढी भइरह होला, तर अरूप्रति मान्छेहरू धेरै पर्सनल्ली रिलेसन पनि हुँदैन, भाषा पनि बुझिँदैन, जसका कारणले पनि होला। त्यसैले तपाईँहरू अलि बढी इम्याच्योर्ड रियाक्ट गरेर हो कि? देखिए, भारतीय भी नेपाल जैसे ही हैं, हम लोग भी इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, तो इसमें मुझे लगता है दोनों का कल्चर और साइकोलॉजी जो है एक सी ही है। तो जैसे आप रिएक्ट करते हैं वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं। तो हमें बुरा लगा कि हम लोग एक तरफ तो इतनी मदद कर रहे हैं और उधर से ही आ रहा है गो बैक इंडियन मीडिया। तो अगर हम कुछ अच्छा काम करें तब भी यहाँ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, और कुछ जब दिक्कत होती है तब भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हम यहाँ करें तो यहाँ की जो एटीट्यूड और थिंकिंग है वो एक ही रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को इस पर सीरियसली बातचीत करनी चाहिए कि नेपाल भारत को किन आंखों से देखता है, नेपाल भारत को कैसे देखता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे देखती हैं, लोग कैसे देखते हैं, क्या उनको भारत एक अपॉर्चुनिटी लगता है, क्या भारत एक थ्रेट लगता है। मुझे लगता है कि इन इश्यूज को अब कारपेट के नीचे हमें नहीं डालना चाहिए और साफ साफ हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों देश में गरीबी है, दोनों देशों का एक ही मकसद है कि डेवलपमेंट हम कैसे करें। और आज की परिस्थिति में हम लोग, जैसे आपने कहा, दोनों सार्वभौम देश हैं, दोनों यूएन के मेंबर्स हैं, तो इसमें तो कोई चेंज आने की तो संभावना ही नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज 50 साल 60 साल पहले भी उठते थे, और लगातार निरंतर जब भी कुछ कठिनाई वगैरह आती हैं तो इस इश्यूज फिर उठने लगते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे पूरा मीडिया जो है इस टाइप के इश्यूज उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़े सीरियस इश्यूज हैं और इन पे दोनों पक्षों को बैठकर इन पे बातचीत करनी चाहिए। अब तीनटा सन्दर्भमा बडा संक्षिप्त उत्तरको अपेक्षा गर्छु। विशेष गरी तपाईले जनभावना र केही मान्छेहरूको असन्तुष्टि भन्नुभयो नि नेपालको संविधानप्रति। धेरै मान्छेको असन्तुष्टि त नेपाललाई सेकुलर बनाएकोमा असन्तुष्टि थियो। तपाईले त्यो संविधान भन्दा अगाडि गरिएको सर्वेक्षणमा पनि भनौँ अथवा 2 दिन सार्वजनिक विदा दिएर गरेको मान्छेहरूको राय सुझावमा पनि त्यो देखिएको थियो। तर त्यो सेकुलरिजम नै उल्लेख गरियो, अन्ततः धर्मनिरपेक्षतालाई नै समेटियो। कता कता भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी र नागपुरको जुन विरासत छ त्यसको असन्तुष्टि र नेपाली जनताको असन्तुष्टि कहीं न कहीं मिलेको जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? देखिए, मैं तो भारत सरकार का नुमाइंदा हूं, तो मैं तो भारत सरकार के ही बिहाफ पर बात कर सकता हूं, और किसी पार्टी या संगठन के ओर से तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तर पनि तपाईलाई लाग्छ कि ती फरक भारत सरकार की प्रिवील गर्न सक्छ भन्ने त ठान्नुहुन्छ? भारत भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी विभिन्न प्रकार के ओपिनियंस हैं, तो लोगों का हो सकता है विचार इस इशू पर जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार का क्लियर मत था कि ये जो इशू है नेपाल की जनता और नेपाल के जो लीडर्स हैं उनको तय करना है। त्यसैले पनि कताकति यो देखिन चाहिँ तराई मधेसको आन्दोलनलाई पनि कारण बनाइयो र एमेन्डमेन्टमा कतिपयले भनेको त्यो हाइड्रो पावर पनि नेगोसिएसनको क्रममा भन्यो र धेरैले चाहिँ अलि गहिरो गरी बुझ्ने हो भने हामीले पनि अरू भारतीय हाम्रा मित्र पत्रकारहरूसँग कुरा गर्छौँ, अरू सन्दर्भबाट कुरा गर्दा नेपालको कहीँ न कहीँ ओमकार परिवारप्रति, यहाँको सनातन परम्पराप्रति र हिन्दू राष्ट्रप्रतिको अनुराग चाहिँ त्यो नेपालले संविधानमा नसमेटेका कारणले, विशेष गरी भारतसँगैको मित्रता त हुँदै हो, तर विशेष गरी वेस्टर्न कन्ट्रीहरू, अमेरिका र वेस्टर्न इन्ट्रेस्टमा यहाँ धर्मनिरपेक्षता भएको चाहिँ यो रियाक्ट हो कि यस्तो किसिमको डिप्लोमेटिक रियाक्ट हो कि भन्छ? ये बिल्कुल गलत बात है और कोई इसमें कनेक्शन नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे इस तरह का इशू आया सेक्युलरिज्म पे या धर्मनिरपेक्षता या हिंदू राष्ट्र पे, इसीलिए भारत नाखुश है और इसीलिए भारत ने ये सब कर दिया। इसमें ये सरासर गलत बात है, कोई इसमें रत्ती भर भी इसमें सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव वान की मुनले भूपरिवेष्टित देशलाई चाहिँ
सामान आयात निर्यात गर्ने र पारवाहनको सुविधा छ र त्यसलाई इन्डियाको नाम नलिकिन त्यसलाई चाहिँ नेपालको अधिकार हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो एक प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो विषय आयो। यसले कहीं न कहीं भारतलाई असर गर्दैन? नहीं, देखिए इसमें तो भारत की भी पूरी सहमति है। भारत भी जानता है भूपरिवेष्टित राष्ट्र के क्या राइट्स होती हैं और भारत उन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है। तो आज की जो समस्या है उसको आप भारत से क्यों जोड़ते हैं? आज की समस्या जो है वो क्योंकि आपके इस क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है इसलिए समस्या है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जिन नाकाओं पे डिफ़िकल्टी नहीं है वहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं कि सामान आ सके जितना भी आ सकता है। तो ये इशू तो है, तो हमें इसमें कोई मैले त्यसैले नेपाल सरकारले अथवा तपाईहरुले नचाहे जस्तो नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। तपाईले कतै अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो त्यो घोषित नाकाबन्दी नै थियो भने त रक्सौलमा अथवा काकडभिट्टामा अथवा जोगमनीमा अथवा सुनौलीमा त्यहाँ त्यत्रो सयौंको संख्यामा ट्रकहरू किन आउँथे त? नाकासम्म आउनु भनेको नेपाललाई पठाउनका लागि ल्याइएका हुन्। नाकाबन्दी थियो भने त त्यहाँ हुँदैन थियो। तर पनि सबै नाकामा त आन्दोलन छैन नि त। नेपालगञ्जदेखि उताको बेहलियामा आन्दोलन छैन, काकडभिट्टामा कहिले आन्दोलन थिएन। त्यहाँबाट त आउनु पर्यो नि त। त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ किन अप्ठ्यारो? हाँ, बिल्कुल सही बात आपकी है। तो 70% आपका ट्रेड जो है वो रक्सौल बीरगंज से आता है और इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी मुझे लगता है 80-85% रक्सौल में जो डेपो है और मोतिहारी में बन रही वहाँ से आता है। तो क्योंकि रक्सौल बीरगंज इतना मेजर नाका है वो बंद है, इसीलिए अभाव है। जो नाका खुले हैं वहाँ से तो सामान आ रहा है। और मामैमले सञ्चार माध्यम तपाईको आफ्नै भन्सार एजेन्टहरूसँग बुझ्नुभयो भने याद गर्नु होला, पछिल्लो 2 दिन मात्रै भयो आउन थालेको। पछिल्लो 5 दिन वीरगंज प्रकरण पछाडि त 5 दिनसम्म कुनै नाकाबाट केही पनि आएन। वीरगंज देखिए, वीरगंज प्रकरण के पहले स्थिति इंप्रूव होती जा रही थी। बीरगंज इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा तनाव बढ़ा क्योंकि वहां पे ये इंसिडेंट हुआ और फिर ये ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो थोड़ा सा तनाव बढ़ा था, ये मैं स्वीकार करता हूं। अब जो मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से फिर सुधार हो रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये सुधार जारी रहे। और आपूर्ति का जो अभाव है, जैसे अभी आया है आपके कंट्री का संकल्प प्रस्ताव आया है और महामहिम विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है कि खासतौर जो औषधि हैं, जो मेडिसिन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने लिस्ट मांगी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको एयरलिफ्ट भी करेंगे जो मेडिसिन का अभाव हो रहा है। तो देखिए, जहाँ तक और पेट्रोलियम की जो बात है तो उसको एक तो रीरूटिंग का सिलसिला चल रहा है, दूसरा ये है त्यसमा पनि भारतले असहयोग गर्यो, भारतीय पक्षले अथवा त्यहाँको स्थानीय एजेन्टहरूले भन्छन् नि रीरूटिङमा पनि। नहीं, देखिए कहाँ असहयोग कर रहे हैं। अगर रीरूटिंग नहीं होती तो यहाँ तो बहुत दिक्कत होती। अच्छा, ATF जो है प्लेन्स के लिए वो एयरलिफ्ट हो रहा है, कलकत्ते से आ रहा है, तो असहयोग की तो बात नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि जो डिमांड है यहाँ पे वो तो डिमांड पूरी नहीं हो रही है। केवल 30 या 40% सामान आ रहा है जो आना चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है। अब अन्त्यतिर नेपालसँग भारत मात्र होइन, चीन पनि सिमाना जोडिएको छ, भौगोलिक रूपमा कठिन छ। यही बीचमा नेपाली पक्षले चीनसँग थप 6वटा नाका खोल्ने भनेर सम्झौता गर्यो। यसमा भारतको प्रतिक्रिया के हुन्छ? भारतले चाहिँ चीनबाट नेपालमा 33% आपूर्ति गर्ने भन्दाखेरि चीनको प्रतिक्रिया के हुन्छ? देखिए, ये तो NOC और IOC जो कंपनीज हैं जो डील करती हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि IOC ने स्पेशल व्यवस्था की है नेपाल के लिए। अब अगर उसमें 1/3 रिडक्शन हो जाएगा तो जो व्यवस्था उन्होंने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, उसको कम करना पड़ेगा। तो ये तो एक टेक्निकल बात रही। और दूसरी बात जो रही कि देखिए, नेपाल का 2/3 जो ट्रेड है इंडिया से होता है और सबसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया से है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप करें, मेन इशू जो है कि जो प्रॉब्लम अभी हैं उसका समाधान करना है, तभी ये सहज होगा। तर एउटा बिरालोलाई त्यति बेरसम्म थुन्न सकिन्छ कोठामा जति बेरसम्म उसले आफ्नो बच्न पाउँछ। तर यो ब्लकेजका कारणले, ब्लकेज भन्ने शब्द यहाँलाई मन पर्दैन अथवा त्यो आफै सरकार, नेपाल सरकारले भने पनि छैन। तर एउटा सीमा त हुन्छ नि। 2-3 महिनादेखि आपूर्ति छैन, जनताले आफ्नै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्नको साटो आपूर्ति व्यवस्था त गर्नु पर्यो कहीँ न कहीँबाट। र त्यसैले आफ्नो अर्को नाका जहाँ छ त्यहाँनिर सुचारू गर्दा त त्यो त स्वाभाविक नै हो नि। हाँ, ठीक है, उसमें हमारी कोई प्रक्रिया नहीं है।
जाँदा जाँदै अब महामहिम नाकाबन्दी कहिले खुल्छ, नाकाबन्दी भनौँ अथवा पेट्रोलियम आपूर्ति कहिलेदेखि सुचारू हुन्छ? अब देखिए, तो आपके हाथ में है, आपके सरकार के, आपके पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में है कि जैसे ही बीरगंज रक्सौल पे सिचुएशन सामान्य हो जाएगी तब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। हुन्छ होला। मुझे तो उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द होगा। हुन्छ, तिहारको फेरि पनि शुभकामना। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल भारतका ऐतिहासिक वर्तमानको समस्या, विशेष गरी संविधान जारी पछाडिको अवस्था, तराई मधेसमा जारी आन्दोलन लगायतका बहुआयामिक पक्षका विषयमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि यो एक्सक्लुसिभ कुराकानी यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।